Hey guys, welcomes you all at EduTech Hub, an easy way to learn. This is the session for mechanical engineering. Today we have a quick session for overall manufacturing process short notes. Generally, in all manufacturing process, raw materials are converted to finished product by some value addition process. And what are these value addition process? The value addition process are nothing but the casting process, forming process, fabrication and metal removal process. Classification of manufacturing process. What are the primary process? What are the secondary process? Generally in primary process there is no material removal process, but there will be some material removal in the secondary process. So in forming, fabrication and metal there will be some material removal process. What is the grain structure in casting? Grain structure in casting is when we go from middle to the outside surface. We will have the first of all equiaxial grain structure. What? Equiaxial, then columnar, then large size coats, then fine structures. Generally fine structures are brittle and hard, and coarse structures are ductile and soft. Allowance on pattern material. Why allowance are provided? Allowance are provided because we are not able to make the exact casting, so allowance are provided on pattern materials. Generally there are positive allowance and negative allowance. In positive allowance we will add some extra material, and in negative allowance we will subtract some material from the surface or from exact material size. What is shrinkage allowance? जनरली क्या होता है कि कोई भी मटेरियल अगर किसी भी मटेरियल को मेल्टिंग टेम्परेचर के अबाव में उसको हीटअप करूंगा, तो उसको अगर मैं मेल्टिंग टेम्परेचर के अबाव अगर हीटअप करूँ, पहली बात तो ये है ना, हीटअप करूंगा और फिर सडनली उसको मैं सॉलिडिफाई करूंगा. सॉलिडिफाई करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैं क्या करूंगा, मेरी एग्जैक्ट साइज नहीं बना पाऊंगा. तो हर एक मटेरियल के अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन होता है. किसी मटेरियल के अंदर 1 mm का कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसी के अंदर 10 mm का कॉन्स्ट्रक्शन होता है, अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो जनरली क्या होता है, लिक्विड और श्रिंकेज अलाउंस अपने पास से 3 टाइप का होता है. लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज. ये 3 टाइप के श्रिंकेज होते हैं. जब भी कोई भी मटेरियल अगर सॉलिडिफाई होगा तो 3 टाइप के श्रिंकेज प्रोवाइड होते हैं. लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है वो किसके द्वारा कंपोजिट किया जाता है, अपने पास से राइजर के द्वारा. ये बात याद रख लेना. लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है दैट विल बी कंपनसेटेड बाय राइजर, and solid shrinkage will be compensated by providing shrinkage allowance. shrinkage allowance को मैं solid shrinkage को कौन compensate करेगा, ये, और इन दोनों कौन compensate करेगा, राइजर. ठीक है. और जनरली जो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है वो परसेंट ऑफ वॉल्यूम के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है. बात याद रखना है, लिखा हुआ नहीं है फिर भी याद रखो. परसेंट ऑफ वॉल्यूम के अंदर किस में डिफाइन किया जाएगा, परसेंट ऑफ वॉल्यूम में डिफाइन किया जाता है. और ये अपने पास में जो सॉलिड श्रिंकेज है ये कैसे लीनियर डायमेंशन के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है. लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज एल्यूमिनियम के लिए ज़्यादा होता है, तो जनरली राइजर की साइज एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी. टोटल श्रिंकेज अपने पास स्टील के लिए, और सॉलिड श्रिंकेज मैक्सिमम होता है ब्रास के लिए. तो जनरली अपने पास में ब्रास के लिए हमको सबसे ज़्यादा अपने को सॉलिड श्रिंकेज प्रोवाइड करना पड़ेगा. एक्स्ट्रा श्रिंकेज अलाउंस जो कि पॉजिटिव अलाउंस है. श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है अपने पास में, पॉजिटिव अलाउंस. इट मीन्स इसको मेरे को कुछ ना कुछ ऐड करना. जो इसका सॉलिड श्रिंकेज होगा वो पार्ट मुझे एक्स्ट्रा मटेरियल के ऊपर, अपने मोल्ड के ऊपर एक्स्ट्रा करना. सपोज करो मुझे 5x5 की कास्टिंग बनानी थी, तो मुझे 6x6 की अप्रॉक्स कास्टिंग लेनी पड़ेगी. जनरली ये पॉजिटिव होता है, लेकिन हाँ ग्रे कास्ट आयरन एक्सेप्शन उसके लिए नेगेटिव होता है. उसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे जब हमारा क्लासेस चलेगी, डिटेल वाली क्लासेस चलेगी, उनके अंदर बात करेंगे. ड्राफ्ट और टेपर्ड अलाउंस की फॉर द इजी रिमूवल ऑफ ओवर कास्टिंग वी प्रोवाइड सम ड्राफ्ट अलाउंस. ये भी एक टाइप का पॉजिटिव अलाउंस ही होता है. क्या होता है, एक टाइप का पॉजिटिव अलाउंस होता है. जनरली क्या होता है कि जैसा ही मैं किसी भी मटेरियल की अगर मान लो साइज ऐसी है, अगर मैंने उसकी साइज ऐसी बनाई है, इसको रिमूव करूंगा तो कंटिन्यूसली ये वाली सरफेस क्या होगी, इसकी वॉल के कॉन्टेक्ट में आएगी. तो कभी ना कभी तो ये वॉल को साथ में ले बैठेगी ना, कभी ना कभी. अभी नहीं तो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये उसे कॉन्टेक्ट में रहेगी जब तक. लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे प्रोवाइड कर दूं तब क्या होगा, ये वॉल यहाँ से आ जाएगी इजीली. ये वाली चीज तो यहाँ पे फिर जैसे ऊपर आ जाएगी, कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी ना. तो इजी रिमूवल के लिए मैं उसको ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है. What is machining allowance? Machining allowance is
वी आर नॉट एबल टू मेक एग्जैक्ट कास्टिंग। पहली बात तो ये कि अलाउंस के अंदर यही करता है। और जनरली क्या होता है कि जैसे ही मैं कास्टिंग बनाऊंगा तो आउटर सरफेस विल बी रफ, आउटर सरफेस फॉर द कास्टिंग विल बी रफ। सो if I want to make the outer surface very finish, तो I will have to remove some material from this। तो इसके लिए मुझे क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वही एक्स्ट्रा मटेरियल क्या है, मशीनिंग अलाउंस है। इसको मैं पॉजिटिव करता हूँ। एक्सटर्नल सरफेस के लिए ऐड करूंगा, इंटरनल के लिए सब्सट्रैक्ट करूंगा। डिटेल में बात करेंगे जब एक्स्ट्रा अपने पास में जो डिटेल में नोट्स होगा, जो डिटेल के अंदर जो क्लासेस चलेगी उनके अंदर बात करेंगे। शेप और रैपिंग अलाउंस याद रखना, ये निगेटिव अलाउंस होता है। शेप और रैपिंग अलाउंस क्या होता है, निगेटिव। बिल्कुल, ये भी इजीली रिमूवल के लिए होता है। क्या होता है रिमूव के लिए, कि मैं जब भी किसी भी मटेरियल को रिमूव करूंगा, तो सपोज करो ये मेरा मटेरियल है, ये मैंने इसका कास्टिंग है मेरी इसके अंदर पड़ी हुई, यहाँ पे सैंड पड़ी हुई खूब सारी, मैं इसको एग्जैक्ट ऐसा तो रिमूव नहीं कर सकता ना। जैसे ही मैं इसको स्ट्रेट लाइन में रिमूव करूंगा तो क्या होगा, ये वॉल खट जाएगी यहाँ से। तो मैं इसको पहले इसको शेक करूंगा ऐसे ऐसे साइड साइड में, ऐसे 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 शेक करके, ऐसे ऐसे कर करके तो निकालते हैं हम लोग, ऐसे कर करके ऐसे। तो इस शेक करने से क्या होगा, उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। जैसे भैया इसकी साइज इंक्रीज होगी, फिर क्योंकि यहाँ पे होलो कास्टिंग चाहिए होती है ना मुझे, तो होलो के लिए जैसे ऐसे ऐसे रिमूव करूंगा तो यहाँ पे साइज इंक्रीज हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा साइज हो जाएगी। बनाना 5 का बन गया 6 का। तो जनरली क्या होता है, ये निगेटिव अलाउंस, इसको मैं छोटा रखूंगा, ताकि सपोज करो इसको मैंने 1 इधर ले गया मैं, और 1 अगर इधर भी ले गया, और ऐसे ऐसे इस वाइब्रेशन से मैंने इसको रिमूव करके निकाला है, तो 3 के बाद 1 इधर और 1, तो ओवरऑल 5 बन जाएगा। तो मुझे 3/3 की कास्टिंग ही लेनी पड़ेगी, और 5/5 की बनानी है। तो समझ गए निगेटिव अलाउंस क्या होता है। और डिस्टोर्शन अलाउंस जनरली क्या होता है, ये क्या होता है अपने पास, जीरो अलाउंस क्या होता है, क्या होता है ये जीरो अलाउंस, ये याद रखना बिल्कुल भैया। डिस्टोर्शन और कैम्बर, यहाँ कैम्बर है, ये CA है, ये है ना, सॉरी इसके लिए मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस, देखो डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस क्या होता है, ये डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वजह से होता है। क्या होता है, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट और लीनियर डायमेंशन अलग है, इसके लीनियर डायमेंशन और थर्मल कोफिशिएंट अलग है। तो जनरली क्या होगा, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाली चीज ऐसा हो जाएगी सपोज करो, और ये वाली चीज सपोज करो अगर ऐसे हो गई, या फिर ये वाली चीज ऐसे हो गई, ये ऐसा है और ये भी ऐसा होगा, टेढ़ा हो गया। तो इससे क्या होगा हमारा, कि जो हमारी कास्टिंग की साइज है, मुझे यू शेप की बनानी थी, लेकिन ये इस टाइप की शेप की बन गई। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, इसको इस शेप में बना देता हूँ। सपोज करो इसको मैंने हल्का सा ऐसे टिल्ड कर दिया, मुझे पता था यार कि ये जैसे ही जाएगा तो ये थोड़ा सा अलग की इस डायरेक्शन जाएगा, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा बना दिया। तो जैसे ही ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इधर गया, और ये इधर गया कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो जैसे ये इधर जाएगा तो फाइनली साइज मुझे ये मिल जाएगी। तो ये वाला अलाउंस क्या होगा, डिस्टॉर्शन। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल देखो ऐड नहीं किया है, ना ही कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल मुझे सब्सट्रैक्ट किया, तो ये है जीरो अलाउंस कहलाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। शेप के अंदर मैंने क्या किया था, मटेरियल को कम किया था, तो ये नेगेटिव अलाउंस हो गया। मशीनिंग और क्या होता है अपने पास में, ड्राफ्ट और श्रिंकेज, इन तीनों के अंदर मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया था, तो वो क्या होता है अपने पास में, पॉजिटिव अलाउंस होता है। पैटर्न अलाउंस मटेरियल, बिल्कुल भैया, पैटर्न अलाउंस के लिए 3 टाइप के मटेरियल यूज में, वुड, मेटल अलॉय और प्लास्टिक। वुड और प्लास्टिक क्या होता है, जनरली मैं इसको वुड को कुछ टाइम तक यूज में ले सकता हूँ, प्लास्टिक को मैं 1 टाइम यूज एंड थ्रो। जैसे इन्वेस्टमेंट में यूज लूंगा मैं, मरकास्ट के अंदर लूंगा मैं, ठीक है, EPC के अंदर लूंगा। और मेटल अलॉय को मैं बार बार यूज में ले सकता हूँ। मेटल अलॉय को बार बार यूज में क्यों ले सकता हूँ भैया, कि पहली बार मैंने यूज में लिया, वापस रख दिया, सेकंड टाइम यूज में लिया, वापस रख दिया। बाय यूजिंग रेजिंग बाइंडर्स वी आर एबल टू मेक कास्टिंग विदाउट एनी रेमिंग प्रोसेस। रेमिंग प्रोसेस क्या होता है, कोई भी आपके पास में कास्टिंग है, ठीक है, पहले आपने उसके अंदर धीरे से सैंड डाल दी। अब इस सैंड को धीरे धीरे आप रैम तो करोगे ना, रैमिंग तो करोगे ना, धीरे धीरे कंप्रेस करोगे ना, तो दिस प्रोसेस इज नोन एट व्हाट, रैमिंग प्रोसेस। तो अपने को क्या करना है कि रेजिन बाइंडर्स को मुझे बिना रैमिंग प्रोसेस के भी बना सकता हूँ। रेजिन बाइंडर्स अगर मैं डाल दूंगा तो वो अपने आप ही इसको कॉन्ट्रैक्ट में ले जाएंगे, ठीक है। रेजिन बाइंडर्स कौन कौन से, फिनोलिक, डेक्सट्राइन, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, डेक्सट्राइन, लिंजोल, ये सब अपने पास में क्या रेजिन बाइंडर्स यूज में आएंगे, ठीक है। लेंस, लिंस्ड ऑयल, मेलासिस, डेक्सट्राइन। प्लास्टिक मोल्ड इज कॉल्ड फुल मोल्डिंग, कैविटीलेस और EPC। वैक्स इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में अभी आएगा जब पढ़ेंगे। और मरकास्ट के अंदर आता है मरकरी, मरकास्ट प्रोसेस के अंदर यूज में आएगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम, है ना। देखो टाइप पैटर्न, देखो पैटर्न क्या होता है अपने पास जनरली, कि अगर सपोज करो ये चीज़ है मेरे पास में, सपोज करो कि ये मेरे पास में ये ऐसा है कुछ, कि ये मैंने लिया है और इसके इधर इधर गेट लगा दी, इधर गेट लगा दी, ये अलग अलग टाइप के पैटर्न बनाए जाते हैं। अगर मेरे पास में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो मैं क्या स्प्लिट पीस पैटर्न यूज में लूँगा। फिर वहीं मेरे पास में अगर कोई भी मेरे पास में जो डाई है, मेरे पास जो भी पैटर्न है उसकी अगर सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके लिए मैं फॉलो बोर्ड पैटर्न यूज में लूँगा, ठीक है। अगर वहीं मेरे पास 3D शेप बनानी है, मुझे स्वीप पैटर्न यूज में लूँगा, ठीक है। अगर मास प्रोडक्शन में यूज में लेना, छोटी छोटी साइज के बनाना, तो गेटेड पैटर्न यूज में लूंगा। सब डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी डिटेल क्लास होगी उसके अंदर हर एक चीज ये डिटेल के अंदर बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब की जाएगी वहाँ पे। कोर डिजाइन, देखो कोर डिजाइन के अंदर क्या होता है अपने पास में, ये सपोज करो कोर बनाया मैंने, ठीक है, इसके अंदर मोल्डिंग सैंड आएगी आपके पास, कोर सैंड से देखो
पहली बात तो ये याद रखना आपके पास में कि कोर सैंड के अंदर क्या क्या आपके पास में आता है, मोल्डिंग सैंड प्लस ऑर्गेनिक बाइंडर्स। कोर सैंड के अंदर क्या क्या आता है आपके पास में, मोल्डिंग सैंड प्लस ऑर्गेनिक बाइंडर्स, ठीक है। और जैसे ही देखो, पहली बात तो ये आर्किमिडीज क्या कह गया था, आर्किमिडीज ने यही कहा था कि अगर किसी भी कोई भी, अगर मान लो कि लिक्विड के अंदर अगर मैं कोई भी एक सॉलिड चीज रखूंगा या फिर पार्शियली सबमर्ज्ड है या फिर फुल्ली सबमर्ज्ड है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, क्या बियोंसी फोर्स लगता है, ठीक है। क्या लगता है, एक बियोंसी फोर्स लगता है। अब इस बियोंसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, वी जी रो एम माइनस रो सी, जहाँ रो एम और रो सी क्या है, जनरली रेस्पेक्टिवली डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेटल एंड डेंसिटी ऑफ कोर मटेरियल की डेंसिटी है, ठीक है। और अब देखो क्या होता है, जो स्वीप अपने पास में जो स्वीप पैटर्न होता है ना, स्वीप पैटर्न, एक बात याद रखना कि जो स्वीप पैटर्न होता है, ये स्वीप पैटर्न के अंदर अपने पास एक लॉम सैंड नाम की चीज आती है। क्या आती है, लॉम सैंड होती है। क्या होती है, लॉम सैंड होती है। लॉम सैंड के अंदर क्या होता है अपने पास में, 50% क्ले होता है, 50% क्या होता है, क्ले होता है, और 50% क्या होता है, सिलिका होता है। क्या होता है, 50% क्ले प्लस 50% सिलिका होता है। क्या होता है, 50% क्ले प्लस 50% सिलिका होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। एसएससी हुआ आपके पास, वाइजैक स्टील हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड हुआ, कोई भी स्टेट के जेई के पेपर है ना, उन्हें देख लेना, इनमें से कहीं ना कहीं इसको आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो अटक ही जाएगा और आराम से निकलेगा, आराम से क्वेश्चन देखना। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं इनको, ठीक है। अभी एक बार हल्का सा पढ़ो, समझ लो बस बातों को कि क्या कहना क्या चाहते हैं ये आदमी। अब आता है अपने पास में क्या, देखो कोर प्रिंट्स आर प्रोवाइडेड टू फिक्स कोर असेंबली। बिल्कुल, कोर प्रिंट्स क्या, कोर असेंबली को फिक्स करने की यूज में आती है। देखो सपोज करो ये मेरे पास में कोई भी असेंबली है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सपोज करो कि ये कोई चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को क्या, इसको हवा में ले जाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे ये कोर प्रिंट्स लगा दूंगा मैं, यहाँ पे कोर प्रिंट लगा दूंगा, यहाँ पे कोर प्रिंट लगा दूंगा, यहाँ पे मैं कोर प्रिंट लगा दूंगा। तो ये क्या होती है अपने पास, कोर प्रिंट्स। और चैपलेट्स आर यूज टू सपोर्ट, ये चीज मैं पढ़ूंगा अभी बाद में बताऊंगा। मोल्डिंग सैंड, देखो मोल्डिंग सैंड में क्या होता है, सिलिका, क्ले, वाटर और एडिटिव्स। तो सिलिका कितना होता है, 80 to 70 to 85%, क्ले 10 to 20, 2 to 8, 1 to 6। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, रिफ्रैक्टिवनेस, देखो रिफ्रैक्टिवनेस क्या होती है अपने पास में, रिफ्रैक्टिवनेस क्या होती है अपने पास में, टू सस्टेन एट हाई टेम्परेचर। बिल्कुल, जो उसकी एग्जैक्ट जो प्रॉपर्टीज है, हाई टेम्परेचर पे भी वही प्रॉपर्टी सेम है या नहीं है, तो जिसकी है तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्टिवनेस उसकी ज्यादा होती है। परमिबिलिटी, टू पासेस द गैसेस टू एक्सेप्ट। बिल्कुल, जो भी गैसेस है उनको इसके बाहर निकालने की जो एबिलिटी होती है, दैट एबिलिटी इज नोन एज परमेबिलिटी। परमिबिलिटी नंबर VH/PAT। स्ट्रेंथ, हार्डनेस, हार्डनेस क्या होती है आपके पास, मॉडरेट हार्डनेस, हार्डनेस की वैल्यू हमेशा मॉडरेट होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ज्यादा हार्डनेस होगी तो उसकी परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और कम हार्डनेस होगी विच विल बी द वैल्यू विल बी लेस देन 60, तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी कास्टिंग को आपको नहीं मिल पाएगी आपके पास। फ्लोएबिलिटी, देखो एक बात आती है अपने पास में, फ्लोएबिलिटी। बिल्कुल, फ्लोएबिलिटी किसके लिए डिफाइन करेंगे हम, देखो फ्लोएबिलिटी अपन लोग किसके लिए डिफाइन करेंगे, जनरली जो अपनी सैंड होती है उसके लिए फ्लोएबिलिटी डिफाइन करेंगे। ability of the sand to flow in the corner is known as flowability. Ability of the sand to flow in the corner is known as flowability. flowability किस टेस्ट से मैं डिफाइन करूंगा, स्पाइरल टेस्ट से मैं डिफाइन करूंगा। किससे, स्पाइरल टेस्ट से। एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी, एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रेन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सेम ग्रेन नोन एज एडहेसिव। What is collapsibility? Ability to destroy easily after casting will solidify. बिल्कुल भैया, देखो सपोज करो कि आपकी कोई भी कास्टिंग है, पहले इंग्लिश में देख लो, एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय इजीली आफ्टर कास्टिंग सॉलिडिफाई। देखो सपोज करो कि आपने सब कुछ बना दिया, ये अंदर कैविटी बन चुकी है, आपने यहाँ से मेटल का पोरिंग भी कर दिया, सब कुछ गेटेड डिजाइन बना दी, ये कर दिया, सैंड डली हुई यहाँ पे आपके पास में खूब सारी, ऐसे होता है ना कास्टिंग, ये खूब सारी सैंड होती है, और यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, ये बना हुआ है, इसके अंदर आपने लिक्विड मेटल डाल दिया, कुछ टाइम रखा, टाइम के बाद में क्या होगा, ये सॉलिडिफाई होगा। अब फर्दर जो सॉलिडिफाई हो गया, यहाँ पे जो सैंड पड़ी हो गई, इस सैंड को तोड़, इसको निकालने के लिए सैंड को तो तोड़ना पड़ेगा ना, इस सैंड को तोड़ने की जो प्रॉपर्टी वो क्या होती है, कोलैप्सिबिलिटी होती है। ये बात याद रखना। अब आता है अपने पास एडिटिव्स इन मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड के अंदर कौन सा एडिटिव्स यूज में लिए जाते हैं और उनकी वजह से क्या क्या चीज इंक्रीज होती है। देखो सो डस्ट और वुड फ्लोर से परमिबिलिटी और कोलैप्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। लिंस्ड ऑयल एंड मेलासिस से हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। कोल डस्ट से अपने पास सरफेस फिनिश इंक्रीज होती है। ये बात डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इससे आपके पास, ये बात याद रखना आपको, है ना।
डिटेल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन जो भी हमारी डिटेल क्लासेस होगी उनके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट मैं डिटेल में हर एक पॉइंट को डिफाइन करूंगा वहां पे आप जाके। देखो अब इसमें क्या क्या चीज होता है, देखो ये हमारे पास में जितने पूरा सेटअप इस टाइप का होता है, ये बात इसके अंदर पूरा सेटअप में बता देता हूँ कास्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें यूज में आती है। देखना ध्यान से सुनना है ना। क्या होता है कि ये अपने पास में यह है, इसको क्या बोलते हैं, पोरिंग बेसिन, ठीक है, पोरिंग बेसिन बोलते हैं। ये क्या अपने पास में स्प्रू, ये क्या है स्प्रू। यहाँ पे छोटा सा गड्ढा होता है, उस गड्ढे क्या बोलते हैं, स्किप बॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किप बॉम्ब। फिर ये होता है आपके पास में रनर, फिर ये होता है फ्लास्क, ये है आपके पास मोल्ड जो सैंड होती है, ठीक है। और ये होता है आपके पास में राइजर, ये राइजर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये राइजर। और ये आपके पास है जो भी आपकी कास्टिंग वास्टिंग बनानी है ये है। और यहाँ पे ये क्या होता है आपके पास में, पार्टिंग लाइन। और ये एक होती है कोर, कोर नाम की चीज भी होती है। कोर में डिफाइन करूंगा आगे, कोर क्या चीज होती है। हॉलो कास्टिंग बनाने के लिए मैं जो चीज यूज में लेता हूँ वो क्या होती है अपने पास, कोर होती है, ठीक है। अब ये होता है कॉप, एक होता है ड्रैग, एक मिडल। अगर आपकी कास्टिंग की साइज काफी ज्यादा बड़ी है तो एक चीक नाम की चीज भी आती है, वो मिडल के अंदर आती है। सबसे पहले आता है कोप, चीक, ड्रैग, कोप, चीक, ड्रैग। अब आता है अपने पास गेटिंग डिजाइन। बिल्कुल सर, देखो गेटिंग डिजाइन क्या होती है, ये गेट है इसकी डिजाइन। तो सपोज करो कि आपको ये कास्टिंग बनानी है, मेरी बात याद रखना, ध्यान रखना है ना। मैं इसको इधर से भी मेटल की पोरिंग कर सकता हूँ ना, या फिर इस अपर से भी कर सकता हूँ ना। मैं इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, जानना चाहूँ तो किधर से भी। देखो अगर मैं टॉप से करूंगा, एक बात याद रखना, अगर मैं टॉप साइड से करूंगा तो उससे क्या होगा मेरे पास में, टॉप से अगर मैं करूंगा तो उससे क्या होगा मेरे पास में, गेटिंग डिजाइन अलग होगी। और वही अगर मैं साइड से करूंगा तो वो साइड गेटिंग डिजाइन कहलाएगी, बॉटम गेटिंग, साइड गेटिंग डिजाइन कहलाएगी। अगर यही मैं साइड से, देखो एक तो कर रहा है टॉप गेट बनाऊंगा मैं, एक बनाऊंगा मैं साइड में। साइड में मतलब कि एक तो डाउन साइड में देखो दो टाइप के होंगे, एक तो मैं मिडल में बना दूंगा यहाँ पे जैसा ऊपर बना रखा है, और एक लास्ट में बना दूंगा। तो देखो ये वाला टॉप गेट हो गया, ये हो गया आपके पास बॉटम गेट हो गया, और ये पार्टिंग लाइन गेट हो गया। देखो अगर आपकी कास्टिंग की साइज काफी ज्यादा बड़ी है, पहली बात याद है, ठीक है। टॉप गेट के लिए क्या क्या यूज में आएगा अपने पास में, देखो टॉप गेट के लिए टाइम टू फ्लो की वैल्यू आएगी वॉल्यूम ऑफ मोल्डिंग अपॉन एरिया ऑफ गेट इनटू एरिया एट गेट पॉइंट। देखो इस वाले पॉइंट के ऊपर आपके पास में क्या वेलोसिटी आ रही है, इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, √2gh होती है ना। वेलोसिटी की वैल्यू जनरली क्या होती है, v इक्वल टू √2gh। तो ये वाली h हाइट आपको गिवन होगी, ये क्या होती है आपके पास, यही तो स्प्रू की हाइट है, यही तो है स्प्रू वाली हाइट, ये हाइट आपको गिवन है। तो ये यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी गिवन है, पता हो जाएगी। तो TF की वैल्यू देखो, टॉप के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज में ले लेना, और बॉटम के लिए ये वाला फॉर्मूला। बिल्कुल डिटेल के अंदर एग्जैक्ट डिटेल में बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा मैं आपको, HT क्या है, HM क्या है। HM क्या होता है यहाँ पे, हाइट ऑफ मोल्ड, ये मोल्ड की हाइट होती है। ये क्या होती है आपके पास में, HM की वैल्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। गेट, तो गेट के लिए तो फेवरेट, देखो गेट हुआ, बार्क हुआ, इनके लिए तो ये फेवरेट क्वेश्चन है बॉटम गेट वाला। कभी कभार आ जाता है 2-3 साल के एंड में। और आजकल क्या होता है, पार्टिंग लाइन गेट के ऊपर भी क्वेश्चन आने लगे, जहाँ पे अगर आपको इसकी HM दे रखी है और इसकी HM2 दे रखी है, HM1 दे रखी, उसके लिए भी डिटेल के अंदर हम लोग बात करेंगे। ये बता दिया था पहले फ्लूइडिटी और क्या होता है स्पाइरल टेस्ट के थ्रू में फ्लूइडिटी डिफाइन। देखो एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, अब क्या होता है कि जनरली जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, क्या हार्डनेस और कोलैप्सिबिलिटी जो मोल्डिंग सैंड के लिए होती है। अगर मैं हार्डनेस प्लस स्ट्रेंथ, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलैप्सिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, बात याद रखना है ना। हार्डनेस प्लस स्ट्रेंथ इज इनवर्सली, मतलब हार्डनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता कोलैप्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी, ये सब चीजें होती है, ठीक है। अगर हार्डनेस ज्यादा होगी तो परमेबिलिटी कम होगी, हार्डनेस ज्यादा होगी तो उसकी कोलैप्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास में क्या होगी, इसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी, ये बात याद रखना है ना। फिर आता है अपने पास में चौक एरिया। बिल्कुल क्या आता है, चौक एरिया। चौक एरिया की वैल्यू क्या होती है, चौक एरिया होता है m बाय रो टी वी, ये याद रखो अपने पास में, ठीक है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी आता है, ठीक है। m बाय रो टी वी, ये क्या है इसको देख लेना। ये यहाँ पे w की वैल्यू क्या है, वेट ऑफ कास्टिंग। c क्या है आपके पास में, चौक एरिया। c ये तो क्या है, चौक एरिया। ये नोजल कोएफिशिएंट। d क्या है, डेंसिटी। t क्या है, टाइम, √2gh, ठीक है। m बाय रो टी वी, v की वैल्यू v की जगह √2gh लिख देना। तो चौक एरिया का तो जनरली था मिनिमम एरिया इन ओवरऑल कास्टिंग। बिल्कुल स्प्रू से मैं स्टार्ट किया, रनर से आया, ये स्किम बॉम्ब दिख रहा है देखो यहाँ पे, स्प्रू से स्टार्ट किया,
2 पॉइंट पे आया, रनर पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और गेट पे आ गया। अब इन तीनों चारों चीजों के अंदर सबसे मिनिमम एरिया कहाँ है? दैट एरिया इज नोन एज चौक एरिया। बिल्कुल। अब देखो मेरी बात सुनो, चौक एरिया अपने पास पहली बात एक तो पहले तो ये याद रखो गेटिंग रेशियो क्या होता है। गेटिंग रेशियो होता है आपके पास में एरिया ऑफ स्प्रू प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ रनर टू द एरिया ऑफ गेट। स्प्रू देखो ये रहा आपके पास में स्प्रू, ये रहा आपके पास में, देखो स्प्रू का एंड पॉइंट ये रहा ना, ये रहा आपके पास में गेट, ये गेट और ये आपके पास में एरिया ऑफ गेट। तो ये 3 स्प्रू रनर गेट लाइन में यही आ रहा है ना, तो ये एग्जाम में डायरेक्ट है। हाँ रनर को आगे कर देगा, स्प्रू को पीछे कर देगा, वो यही पूछेगा गेटिंग रेशियो क्या होता है। तो पहले एरिया ऑफ स्प्रू फिर रनर, जो लाइन में आते हैं उनका नाम पहले बोलते हैं, जो बात खत्म है। अब ये सपोज करो कि गेटिंग रेशियो आपके पास में, देखो मेरी बात सुनना, अगर गेटिंग रेशियो हुआ आपके पास में 1:2:1 हो गया सपोज करो, तो यहाँ मिनिमम एरिया देखो, जैसे मैं गया यहाँ पे 1 आ गया, स्प्रू के ऊपर 1 एरिया आया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया रनर का एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया गेट का एरिया। बात सुनना, तो यहां से मैं जब यहां पे चला तब तो एरिया की वैल्यू इंक्रीज हुई या नहीं हुई, लेकिन वापस जब मैं यहां से यहां चला तो एरिया की वैल्यू डिक्रीज हो गई, हुई या नहीं हुई। अब एक बात याद रखना, ठीक है, यहां पे आके रुक जाओ। अब होता है अपने पास में देखो 2 टाइप का होता है, एक तो प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम होता है, एक अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम होता है। तो अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब मेरा चोक एरिया इज व्हेन द चोक एरिया इज एंड ऑफ द एट एंड ऑफ स्प्रू। बिल्कुल, चोक एरिया अगर मेरे पास में यहां पर है, स्प्रू के एंड में है, याद रखना स्प्रू के एंड में मेरा अगर चोक एरिया है, तब मेरा क्या होगा, मेरे पास में अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। बिल्कुल अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, इसका मतलब कि क्या है कि जैसे ही मेरा मोल्ड इसके अंदर पोरिंग होगी तो उसके अंदर लेस टर्ब्यूलेंस इंक्रीज होगा। क्या होगा? लेस टर्ब्यूलेंस होगा विद लेस वेलोसिटी। इसका जो भी इसके अंदर जाएगा अपने पास मोल्ड मटेरियल जाएगा लिक्विड फॉर्म में, तो उसकी टर्ब्यूलेंस कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, और ये नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज में आएगा। बिल्कुल भैया, ये बात माइंड में रख लेना। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम क्या होता है अपने पास में, नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज में आएगा। वहीं अगर प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जब मेरा चोक एरिया गेट के ऊपर मिनिमम होगा, गेट के ऊपर अगर मेरा चोक एरिया मिनिमम है, तब मैं क्या होऊंगा, उसको प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं उसको? प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम बोलूंगा। समझ में आ रही है बात आपको? बिल्कुल है। तो ये देखो नॉन फेरस मटेरियल के कौन सा अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम यूज में आएगा। और बिल्कुल कास्टिंग यील्ड की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए कास्टिंग यील्ड की वैल्यू कम होती है। अभी मैं आगे डिफाइन करूंगा कि भैया कास्टिंग यील्ड क्या होती है, ठीक है, कास्टिंग यील्ड को मैं अभी आगे डिफाइन करूंगा और बताऊंगा आपको कास्टिंग यील्ड क्या होती है। बस अभी ये याद रखो कास्टिंग यील्ड की वैल्यू होती है कम, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि अपने पास कास्टिंग यील्ड की वैल्यू प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए काफी ज्यादा होती है। चलो यही बताते हूँ, कास्टिंग यील्ड क्या होती है। कास्टिंग यील्ड की वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ मोल्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ मोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ गेटिंग सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर गेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होते, तो वहां कास्टिंग यील्ड की वैल्यू 100% हो जाती है, वहां आएगा और बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे ही हमारे पास में क्या होगा अपने पास में कि एरिया, बिल्कुल एरिया अगर चोक एरिया अगर आपने गेट के यहाँ पे होगा तब तो प्रेशराइज्ड होगा और यहाँ होगा तो अनप्रेशराइज्ड होगा, ठीक है। अब देखो गेटिंग रेशियो, अब बोला ये बोलेगा कि भैया गेटिंग रेशियो 1:2:1 है। अब इसमें बताओ ये प्रेशराइज्ड है अनप्रेशराइज्ड है, क्या चीज है ये। तो इसके लिए मैं क्या बताऊंगा कि सब आप केवल यहाँ पे बैठ जाओ, गेट के ऊपर बैठ जाओ। गेट के ऊपर आपको मिनिमम एरिया दिख रहा है क्या, यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना एरिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये क्या हो जाएगा आपके पास में प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अगर यही इसी की जगह 1, 2 और 2 हो गया तो ये क्या है अनप्रेशराइज्ड, क्योंकि गेट के ऊपर बैठो ना, गेट के ऊपर एरिया डिक्रीज होगा, नहीं हुआ ना, बात खत्म। इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हुआ ना, हाँ इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन डिक्रीज भी तो नहीं हुआ ना, तो ये क्या है अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है, और ये क्या है प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है, ये याद रखना, ठीक है। तो इससे पूछ सकता है कि गेटिंग रेशियो 1:2:1 आ गया तो प्रेशराइज्ड है ये अनप्रेशराइज्ड है, या फिर बोल दिया कि कोई भी आपको बस बोल दिया कि ये प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है या अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है, ये आपको डिफाइन करना है, तो वहां पे 4-5 गेटिंग रेशियो दे देगा। अब देखो सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है। सॉलिडिफिकेशन टाइम के अंदर सब जनरली हम लोग चॉर्विनोज प्रिंसिपल यूज में आते हैं। चॉर्विनोज प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय v/a का होल स्क्वायर। क्या होता है v/a का होल स्क्वायर, ठीक है, जहां v क्या है वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, a क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ
कास्टिंग। ए क्या है आपके पास में, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कास्टिंग, बिल्कुल। तो और के की वैल्यू क्या क्या होती है अपने पास, देखो एक बात याद रखना, के की वैल्यू आपके पास में किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर और स्पेसिफिक हीट के ऊपर। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी और थर्मल एक्सपेंशन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के की वैल्यू, याद रखना, लिख लेना ये चीजें। के की वैल्यू थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल डिफ्यूजिविटी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और स्पेसिफिक हीट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बात याद रख लेना है ना। अब मैंने यहाँ पे आपको फ्लूइडिटी टेस्ट के बारे में बताया था कि फ्लूइडिटी क्या होती है और ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो फ्लूइडिटी किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी वो मैं आपको भी यहाँ बता देता हूँ। तो फ्लूइडिटी अपने पास जैसे ही मैं अगर सपोज करो कि कोई भी आपके पास में जो मेल्टिंग के अंदर मैं जो डाल रहा हूँ, जो मोल्ड मटेरियल है, अगर मैं उसका पोरिंग टेम्परेचर अगर इंक्रीज करूंगा, याद रखना टेम्परेचर अगर इंक्रीज करूंगा, पोरिंग टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो उसकी फ्लूइडिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वही अगर मैं विस्कोसिटी की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा, हाई काफी ज्यादा थिकनेस कर दूंगा तो उसकी फ्लूइडिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये पता है ना आपको, अगर थिकनेस कम करूंगा तो क्या होगा, उसकी फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर डेंसिटी को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, बिल्कुल ज्यादा डेंस हो जाएगा वो, तो उसकी फ्लूइडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। याद रखते ना, लिख लेना, ये सारी चीजें लिखते रहना वहां पे ध्यान से, है ना। परसेंट ऑफ वाटर अगर मैं इंक्रीज करूंगा, परसेंट ऑफ वाटर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो फ्लूइडिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज अभी मैं बताऊंगा, देखो फ्लूइडिटी की वैल्यू कैसे डिक्रीज, पहले फिर बाद में इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। सरफेस टेंशन को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, सरफेस टेंशन को अगर इंक्रीज करूंगा, फ्लूइडिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ये बात याद रखो। देखो पोरिंग टेम्परेचर की वैल्यू अगर इंक्रीज करूंगा तो फ्लूइडिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर मैं विस्कोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो फ्लूइडिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज करूंगा तो फ्लूइडिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। परसेंट ऑफ वाटर अगर इंक्रीज करूंगा तो फ्लूइडिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर यही मैं अगर मान लो सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर इंक्रीज करूंगा तो फ्लूइडिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक बात याद आती है अपने पास में, हमने पहले पढ़ी थी, दो टाइप की चीजें पढ़ी थी, फ्लूइडिटी पढ़ी थी और परमिटिविटी नंबर पढ़ा था। तो अब देखो इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ना, सपोज करो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा यहाँ पे फ्लूइडिटी और परमिटिविटी नंबर के ऊपर, यहाँ तो आ जाएगा परसेंट ऑफ वाटर और यहाँ आ जाएगा मेरे पास परमेबिलिटी नंबर या फ्लूइडिटी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो फ्लूइडिटी की वैल्यू क्या होगी, फ्लोएबिलिटी की बात करूंगा, अगर मैं परमेबिलिटी की नंबर तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो देखो जैसे जैसे परसेंट ऑफ वाटर इंक्रीज किया तो परमेबिलिटी नंबर की पहले देखो डायरेक्ट पहले तो क्या होगी, इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हो गई, यही फ्लोएबिलिटी है, फ्लूइडिटी बोल सकते हो आप। फ्लोएबिलिटी क्या होता है आपके पास, पहले तो डिक्रीज होएगी और फिर उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना, पहले तो जैसे मैं परसेंट ऑफ वाटर अगर इंक्रीज करूंगा, परसेंट ऑफ वाटर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो पहले तो क्या होगी मेरे पास में, फ्लोएबिलिटी डिक्रीज होएगी और उसके बाद फ्लोएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, मेरे पास में चौक एरिया हो चुका है, गेटिंग रेशियो हो चुका है। सॉलिडिफिकेशन टाइम के ऊपर आता है। देखो जनरली सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है कि जो मेरी एक कास्टिंग है, मैंने पहले इसको पोर कर दिया, अभी कितनी देर में सॉलिडिफाई हो जाएगी वो हम इससे डिफाइन करते हैं। तो टाइम टू सॉलिडिफाई इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई वी बाई ए का होल स्क्वायर। ये पहले बता चुका हूँ। वी क्या है, वॉल्यूम, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जहाँ के की वैल्यू कहाँ कहाँ किस किस पे डिपेंड करती है, थर्मल डिफ्यूजिविटी पे ऊपर और स्पेसिफिक हीट के ऊपर और थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी और थर्मल एक्सपेंशन इन दोनों कोफिशिएंट, इन दोनों के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है के की वैल्यू, और यहाँ पे अपने पास में किसके, स्पेसिफिक हीट सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब सी की वैल्यू को स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं थर्मल डिफ्यूजिविटी और थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो ये टाइम की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अब आती है सबसे बड़ी बात, राइजर डिजाइन। एक बात याद रखना, राइजर के अंदर ट्रेपेजोइडल अगर मैं राइजर यूज में लूंगा, ट्रेपेजोइडल राइजर, तो ये किसके लिए, मिनिमम फ्रिक्शन लॉसेस, फ्रिक्शन हेड लॉसेस को अगर मैं मिनिमम यूज में रखना चाहता हूँ ट्रेपेजोइडल, और सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन आएगा राइजर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आएगा वो क्या होता है, मिनिमम हीट ट्रांसफर, बिल्कुल मिनिमम हीट ट्रांसफर, ये बात याद रखना। तो हमारे पास में क्या होता है कि ए बाय वी शुड बी मिनिमम फॉर राइजर, बिल्कुल। और कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये क्यों, देखो इसका रीजन मैं ये बताता हूँ कि क्या होता है जनरली मैं राइजर प्रोवाइड क्यों करता हूँ, पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। राइजर मैं प्रोवाइड क्यों करूंगा, पहली बात तो ये याद रखो। और एक है कि राइजर क्या होता है कि अपने पास जैसे सपोज करो कोई भी एक कास्टिंग आपके पास में, ठीक है, ये कास्टिंग है, राइजर क्या होता है, जैसे ये कास्टिंग सॉलिडिफाई हो रही है इस ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसको एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है ना। देखो मैंने इसको पहले पूरा भर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब कुछ टाइम लगेगा ना सॉलिडिफाई होने में, बिल्कुल। तो अब मैं कंटिन्यूअसली बार बार तो नहीं भरूंगा ना, ठीक है, भर दिया। अब सॉलिडिफाई होने के लिए मेरे को इसको रखना पड़ेगा। जैसे ही सॉलिडिफाई हो पता चला ये तो इस साइज की बन गई है, होगा ना।
लेकिन अब मेरे को क्या इस साइज के नहीं बनाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने इसको पोरिंग तो कर दी। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा एक कीप जैसा बना दिया, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड हो गया ना। अब जैसे मेरे को सपोज करो कि मैं तो चल गया बाहर कहीं पे, ये सॉलिडिफाई हो गई, घंटे के अंदर सपोज करो सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो पहले ये इतनी सॉलिडिफाई हुई, फिर इस साइज में बनी। अब इस साइज में आएगी, इसको यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया ना, इस स्पेस को एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट है कि राइजर ही इसको एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, जो कौन सा है, लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन अलाउंस जिसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो देखो राइजर का ए बाई वी शुड भी मिला, मतलब मिनिमम होना चाहिए बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि राइजर सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी, राइजर सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होना चाहिए, बिल्कुल सर। अगर राइजर पहले सॉलिडिफाई हो गया तो इसको कंपनसेट कौन करेगा, इस एरिया को? समझ रहे हो मेरी बात को। राइजर सपोज को राइजर के अंदर जो मटेरियल पड़ा वो पहले आपके पास में हो गया, तो इसको कौन कंपनसेट करेगा? तो इसको कंपनसेट करने के लिए राइजर सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होना चाहिए ना। अब देखो राइजर की डिजाइन के लिए देखो दो टाइप के राइजर होते हैं, एक तो साइड राइजर इस टाइप का होता है, एक टॉप राइजर। अगर मैं सपोज करो इसके टॉप पे पहुंचा दूं तो वो टॉप राइजर होता है। इनकी यहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशंस के लिए भैया ये याद रखो, यहाँ पे D/2 है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ D/2 आएगा। ठीक, ये इनकी ऑप्टिमम कंडीशन होती है कि इस चीज के ऊपर ये एग्जैक्ट अच्छे से काम करेंगे, इसके ऊपर ये एग्जैक्ट अच्छे से काम। डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हमारी डिटेल में क्लासेस होगी, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन करूंगा वहां पर। लेकिन हाँ बिल्कुल पेशेंस आपको रखना पड़ेगा सर। अभी मेथड ऑफ राइजर डिजाइन, देखो चार टाइप के जनरली मेथड यूज में आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पहले मेथड में देखो पहली कंडीशन है वॉल्यूम ऑफ राइजर शुड बी 3% ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ये आपको याद रखना है। राइजर का जो भी पहली कंडीशन ही डाल दो, आपको राइजर का वो जो वॉल्यूम हो, देखो वॉल्यूम के लिए देखो मैं मेथड राइजर डिजाइन के लिए क्या क्या डिफाइन करना पहले बताओ। एक तो उसकी डायमीटर निकाल लो, उसकी लेंथ निकाल लो, उसके अलावा क्या निकालोगे? अगर देखो सर लगभग 90% केसेस के अंदर हम लोग सर्कुलर सेक्शन ही यूज में, क्यों? क्योंकि आपको मिनिमम कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम चाहिए ना, हीट ट्रांसफर जितना मिनिमम होगा तभी तो सबसे लास्ट में होगा ना। तो एक तो डी की वैल्यू निकालनी है, एल की वैल्यू, तो दो इक्वेशन चाहिए मेरे को, बात यही खत्म है। तो पहली इक्वेशन क्या होगी आपके पास में, श्रिंकेज वॉल्यूम गिवन होगा, तो राइजर का आपके पास जो भी वॉल्यूम होगा दैट शुड बी 3% ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। एक तो ये याद रख लो। दूसरा ये वाली भी कंडीशन है, ये रुको पहले, फिर उसके बाद में क्या करना है आपके पास में कि अगर कुछ भी नहीं गिवन है तब भी बता रहा हूँ राइजर कैसे डिजाइन करना है, ये चीज बता देता हूँ मैं आपको। एक इक्वेशन इससे मिल जाएंगे ना आपको पहली से। दूसरी इक्वेशन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ राइजर। तो मॉड्यूलस ऑफ राइजर इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग की आपको साइज गिवन होगी, तो इससे भी आपको मॉड्यूलस क्या होता है, वॉल्यूम टू द एरिया का रेशियो क्या होता है, मॉड्यूलस होता है, वॉल्यूम टू द एरिया। तो इससे आपको एक डिफाइन कर लोगे, इससे आप कोई भी एक साइज डिफाइन कर लोगे। देखो वॉल्यूम क्या होता है, सपोज करो सर्कुलर सेक्शन है, तो ऊपर तो आएगा π/4d² L, नीचे क्या आएगा π/4d²। समझ में आ रही है मेरी बात है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, अगर d आ जाएगा ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अगर h इक्वल टू d आया तो a/v की वैल्यू क्या है, 6/d आ जाएगा ना। साइड राइजर के लिए और टॉप राइजर के लिए भी 6/d, तो d/6 आ जाएगा ना। तो d/6 तो यहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगी आपको, इससे d की वैल्यू मिल जाएगी ना। समझ में आ रही है मेरे को? मॉड्यूलस ऑफ राइजर इक्वल टू 1.2 मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। समझ में आ रही है मेरे को? तो इससे आपको d की वैल्यू मिल जाएगी ना, d/6 इक्वल टू समथिंग, जो भी ये वैल्यू गिवन होगी आपके पास में। जैसे d की वैल्यू मिल गई, अब d की वैल्यू अगर यहाँ आप पुट करोगे तो इससे l की वैल्यू, तो राइजर डिजाइन हुई या नहीं हुई। अब देखो इसके लिए आपको ये भी याद, जैसे आपने ये किया है ना, मेरी बात समझना, ये किया है तो इसके लिए आपको V/A ऑफ कास्टिंग शुड बी लेस देन और इक्वल टू V/A ऑफ राइजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, V/A ऑफ कास्टिंग शुड बी लेस देन और इक्वल टू V/A ऑफ राइजर। अब देखो केन साहब ने क्या किया था, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि फ्रीजिंग रेशियो क्या होता है। फ्रीजिंग रेशियो होता है आप लोगों से एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो ऑफ कास्टिंग टू द एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो ऑफ क्या, A/V ऑफ कास्टिंग अपॉन A/V ऑफ कास्टिंग अपॉन A/V ऑफ राइजर। क्या होता है, A/V ऑफ कास्टिंग अपॉन A/V ऑफ राइजर। ये बात याद रखना। देखो इसको देखो आपको ये डिफाइन करना है कि एरिया का वॉल्यूम, देखो फ्रीजिंग रेशियो होता है क्या, ये देख लो बस आपको। फ्रीजिंग रेशियो की वैल्यू जनरली ग्रेटर देन, जनरली क्या एग्जैक्टली ग्रेटर देन 1 ही होगी हमेशा, ये बात याद रखो। एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा वहां पे कि कास्टिंग बटे हुआ राइजर होता है भैया या फिर राइजर बटे हुआ कास्टिंग होता है, कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ये याद रख लो, बात खत्म हो गई। एक आता अपने पास में शेप फैक्टर, ये NRL मेथड के अंदर यूज में डिफाइन क्या करते हैं हम, NRL नेवर
रिसर्च लेबोरेटरी अमेरिका की थी वहाँ पे, तो उसके अंदर हमने डिफाइन किया था। तो एक टाइप का ऐसा मेथड होता है कि ये होता है यहाँ पे तो अपने साउंड कास्टिंग होती है, यहाँ पे अनसाउंड कास्टिंग होती है एनआरएल के अंदर। एक्स एक्सिस के ऊपर तो मैं ये ले लूंगा फ्रीजिंग रेशियो, वाई एक्सिस के ऊपर मैं ले लूंगा वॉल्यूम ऑफ राइजर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ये क्या वाई एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ राइजर की वैल्यू। तो इसके लिए जो ये ग्राफ बनेगा ना, तो इस ग्राफ के ऊपर ऊपर अगर मैं जाऊंगा तभी मेरे पास में साउंड कास्टिंग, मतलब कि जो मेरे काम की कास्टिंग वो बनेगी, और इसके नीचे जाऊंगा तो अनसाउंड कास्टिंग बन जाएगी। अब आता है अपने पास मॉडिफाइड केन्स मेथड। इसके अंदर एक शेप फैक्टर डिफाइन करते हैं। शेप फैक्टर की वैल्यू होती है लेंथ प्लस विड्थ अपॉन थिकनेस, एल प्लस डब्ल्यू अपॉन टी। ये बात याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। शेप फैक्टर की वैल्यू निकालो जहां लेंथ है, विड्थ है और थिकनेस गिवन है। फ्रीजिंग रेशियो की वैल्यू निकालो जो भी डायमेंशन गिवन होगी। कुछ भी डायमेंशन गिवन नहीं है, आपको श्रिंकेज वॉल्यूम दे दिया और मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग दे दिया, बोल दिया कि आपको इसको राइजर डिजाइन करो, राइजर किस टाइप को बनाना है वो देख लो आप इसे। एग्जैक्टली हम लोग बात करेंगे जब लोग डिटेल में क्लासेस करेंगे तो उसके अंदर ये देखो पोजीशन ऑफ राइजर। बिल्कुल राइजर की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, मिडल में हो सकती है, साइड में हो सकती है, सिंगल राइजर हो सकता है, दो राइजर हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है अपने पास दो चीजें आती है, एक एंड वॉल ग्रेडियंट नाम की चीज आएगी, एक होती है विदाउट एंड वॉल ग्रेडियंट। देखो एक बात याद रखो, एंड वॉल ग्रेडियंट जहां आ जाएगा ना वहां 2.5 से जहां वॉल आती है साइड सरफेस 2.5 ऐड कर दो, बस बात करो। ठीक है, क्या किया मैंने, ये देखो ये एक मेरे पास में ये स्ट्रेट स्ट्रिप है, इसमें सिंगल राइजर देखो, या तो सिंगल राइजर यूज में आएगा, उसको मैंने मिडल में लगाया, बात याद रखना। एक यहाँ पे सिंगल राइजर को मैंने मिडल में लगा दिया ना, देखो जनरली राइजर को मिडल में रखूंगा। ये तो हो गया अपने पास नॉर्मल, ये सिंगल राइजर विदाउट, ये तो देखो ऊपर वाला तो विदाउट एंड वॉल है, नीचे वाला विद एंड वॉल। अब ये यही याद रखना, डबल के अंदर मैं इसके अंदर बता दूंगा आपको। ठीक है, इसको ऐसे और एक्सटेंड कर देना, ये इधर सेकंड वाला आ जाएगा, फिर इधर ये सेकंड वाला राइजर आ गया। क्या होता है कि अगर मैं देखो यहाँ पे 2 इधर चल जाओ, बात देखो 2t, टी क्या है यहाँ पे थिकनेस, 2t की लेंथ ये होगी और ये 2.5 मैंने बोला ना कि ये क्या है आपके पास विद एंड वॉल इफेक्ट है। विद एंड वॉल मतलब कि जो वॉल है उसका ग्रेडियंट भी ले रहा हूँ, तो 2.5t यहाँ पे ऐड कर दो, याद रखना। और एक और जो राइजर आ रहा है इधर 2t चल जाओ और ये भी एंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2.5 से यहाँ पे ऐड कर दो। देखो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, और कभी ना कभी 1 या 2 साल के अंदर अंदर किसी ना किसी पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन 101% मिलेगा। देखो तो देखो यहाँ पे मैं 3 चीजें देखो, सिंगल राइजर के लिए डबल राइजर, विद और विदाउट। ठीक है, दिख रहा है आपको, विद एंड वॉल और विदाउट एंड वॉल ग्रेडियंट। देखो सिंगल राइजर के लिए विद एंड वॉल ग्रेडियंट कितना है, 2 + 2 + 2 + 2। देखो सिंगल राइजर के लिए क्या वैल्यू है आपके पास, ये 9.9 ti विद एंड वॉल ग्रेडियंट। यही विदाउट एंड वॉल ग्रेडियंट आएगा तो क्या आएगा, 2.5 और 2.5 ये माइनस कर दो, 2t इधर जाएगा, 2t इधर जाएगा, कितना आएगा 4। या फिर डायरेक्ट इसे 2.5 मतलब 5 माइनस कर दो 90 से, तो ये 4t आ जाएगा। t क्या है यहाँ पे, थिकनेस, t क्या है थिकनेस। तो ये लेंथ निकाल रहा हूं मैं ओवरऑल, समझ में आ रही है ना, लेंथ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव राइजर्स। ये क्या है आपके पास में मैक्सिमम, देखो प्लेट विद सेंट्रल राइजर, बिल्कुल भैया। तो अभी क्या होता है आपके पास में, ये 2 राइजर लगाया है, ये एक राइजर 1 2, ये इधर की साइड में आपके पास में 1 और 2 राइजर आए या नहीं है, ये बात याद रखो आपके पास में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये एक मैं प्लेट लेता हूं, मैंने इस पे ये देखो ये बना रखी है प्लेट है ना। अब इस प्लेट के ऊपर मैं क्या करूंगा, 2t इधर चला, 2t इधर चला, 2t इधर चला, 2t इधर चला, 2 + 2 + 2 + 2 क्या हो गया, ये 8t तो हो गया ना। तो देखो ये विदाउट एंड वॉल ग्रेडियंट, अभी एंड वॉल ग्रेडियंट मैंने नहीं लिया, याद रखना। तो विदाउट के लिए तो 8t आ गया। अब विद एंड वॉल ग्रेडियंट होगा तो एंड वॉल ग्रेडियंट केवल इस एंड के ऊपर ऐड होगा और इस एंड के ऊपर ऐड होगा ना, तो कितना होगा 2.5 5, तो इसके अंदर 5 ऐड कर दो तो 13t। समझ में आ रही क्या बात आपको, बिल्कुल नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस अभी देख लो, केवल और केवल इंट्रोडक्शन क्लास है ये। बिल्कुल डिटेल के अंदर हर एक चीज डिफाइन करूंगा मैं, जो यहाँ बता रहा हूँ एक एक चीज को डिटेल के अंदर डिफाइन करूंगा। बिल्कुल यहाँ के अलावा कुछ भी नहीं है, किसी पेपर में नहीं है, चाहे किसी गेट से लेकर इसरो से लेकर बार्क से लेकर जूनियर इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट इंजीनियर तक, किसी भी पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और जो बाहर आएगा वो किसी से नहीं हिलने वाला, बात यही है। बिल्कुल आता है कुछ 2-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी से नहीं हिलने वाले, तो वो उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई छोटा नहीं है, बहुत ब्रॉड में सब्जेक्ट है, जिंदगी निकल जाएगी लेकिन पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ पाओगे। चिल्स एंड पैडिंग, देखो
चिल्स और पैडिंग, ये दोनों चीजें जनरली क्या होती है आपके पास में कि यूनिफॉर्म एंड डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए मैं चिल्स और पैडिंग यूज में लेता हूँ। देखो क्या होता है कि ये मेरा एक मटेरियल है, मोल्डिंग मटेरियल है, इसको मैं ठंडा करने के लिए क्या होगा, जो मोल्डिंग मटेरियल का मेरे पास में मटेरियल होगा, जो मोल्ड का इसका जो मटेरियल है, सेम मटेरियल का अगर मैं जो छोटी छोटी चिपलेट्स डालूंगा तो वो क्या होगी, चिल्स हो जाएगी मेरे पास। समझ रहे हो बात? छोटी छोटी चिपलेट्स डालूंगा तो उससे क्या होगा कि देखो ये लिक्विडिफाइड है या नहीं है, ये लिक्विड स्टेट में है, उसको जल्दी से ठंडा करने के लिए मैं इसके अंदर छोटी छोटी सी सॉलिड चिप्स डालूंगा। सॉलिड चिप डालने की वजह से क्या होगा, जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा ना। समझ रहे हो बात को? तो वो तो क्या होती है, चिल्स। और पैडिंग क्या होती है आपके पास में कि इसको कुशनिंग भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ये यहाँ इस पे लगा दिया मैंने एक ऐसा, समझ रहे हो बात को? और इसको भी यहाँ पे भी सपोर्ट करने के लिए मैंने एक ऐसा लगा दिया, ठीक है। तो देखो पैडिंग भी क्या करती है, उसको डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन, देखो यहाँ से कांटेक्ट में है तो सही ना, ये भी कांटेक्ट में है, यहाँ पे भी अगर मैं लगा दूंगा यहाँ पे कांटेक्ट में हो जाएगी, यहाँ पे कांटेक्ट में, मतलब कि कांटेक्ट में तो है ना, और इसको यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है, डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड करवा रही है ना। तो यही देखो पैडिंग, और जनरली पैडिंग क्या होती है, इरोजन, मतलब यहाँ से कटने टूटने नहीं देगी इसको इस कॉर्नर से, तो इरोजन से भी निकालती है। तो चिल्स और पैडिंग दोनों डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है, लेकिन पैडिंग एक्स्ट्रा में आपको इरोजन भी कम करती है। टू मिनिमाइज द इरोजन वी आर यूजिंग पैडिंग। अब देखो, अब आता है अपने वैसे थोड़ा बहुत नया टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग टेक्निक। बिल्कुल, कास्टिंग टेक्निक को मैं 3 टाइप से क्लासिफाइड करता हूँ, एक्सपेंडेबल, परमानेंट और कंटिन्यूस। एक्सपेंडेबल कास्टिंग क्या होती है पास में, जो कास्टिंग मतलब कि एक बार यूज में लिया, खत्म, टूट गई। परमानेंट आपके पास में एक बार यूज में लिया, वापिस यूज में लो, रीयूजेबल बोल सकते हो। तो इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल, डाई, स्लश और स्क्वीज, इसके अंदर परमानेंट कास्टिंग यूज में आती है। सैंड, शेल, इन्वेस्टमेंट, फुल और CO2 है यहाँ है ना, CO2 मोल्डिंग, इसके अंदर अपने पास में एक्सपेंडेबल, मतलब एक बार यूज में ले लिया फिर नहीं ले सकता हूँ। व्हाट इज शेल मोल्ड कास्टिंग? देखो शेल मोल्डिंग में जनरली देखो डिटेल में इतना नहीं बता रहा मैं, अभी नॉर्मली आपको हवा में बता देता हूँ कि शेल मोल्डिंग होता क्या एक्चुअल में। तो शेल मोल्डिंग के अंदर क्या होता है, पहली बात तो ये शेल मोल्डिंग के अंदर फिनोलिक रेजिन यूज में आएंगे, डायरेक्ट यूज में लाएंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फिनोल रेजिन, फिनमॉल और फिनोल फॉर्मल्डिहाइड कहाँ यूज में आएंगे, ये शेल मोल्डिंग के अंदर आएंगे। मोल्डिंग मटेरियल क्या होता है वैसे, फाइन ग्रेन ड्राई सिलिका, इसके अंदर मोल्डिंग मटेरियल एज ए यूज में आएगा। देखो शेल मोल्डिंग में करते क्या है, सबसे पहले अपने पास पैटर्न को 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करते हैं, फिर उसको मोल्ड, उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, मोल्डिंग मटेरियल होगा उसके अंदर उसको डिप करेंगे, मोल्डिंग मटेरियल होगा उसके अंदर क्या करेंगे हम उसको डिप करें। सुनते जाना इस कहानी को, है ना। सबसे पहले पैटर्न होगा, पैटर्न को आपने हीटअप किया, ये मोल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ, इस मोल्डिंग मटेरियल के अंदर इसको डिप किया। अब डिप करने के लिए सपोज करो अगर 1 घंटे तक आपने इसको डिप किया, तो जितना ज्यादा डिप करोगे उतनी ही ज्यादा ये पैटर्न आया था ना, उसके साइड में आपके पास में ये थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी। जितनी ज्यादा देर करोगे उसकी ये मोल्डिंग मटेरियल की थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी, जितना ज्यादा करोगे मोल्डिंग मटेरियल की थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आई मेरी बात आपको? तो दिस टाइम इज नोन एज 12 पीरियड। बिल्कुल, स्टिक टू द सरफेस, थिकनेस ऑफ शेल विल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन हीटेड पैटर्न एंड molding material. This time period is known as what? Dwell period. Then separated from mold और then after that heated to 300 डिग्री सेल्सियस। तो अपने पास देखो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये बात याद रखो। करेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि स्मूथ सरफेस मिलेगी, बिल्कुल एक्यूरेसी मिलेगी और बिल्कुल मिनिमम यूज ऑफ मोल्डिंग मटेरियल। देखो मोल्डिंग मटेरियल की कोई कमी नहीं हो रही ना। देखो मोल्डिंग मटेरियल टूट तो नहीं रहा ना, फेंक भी नहीं रहे ना। क्या किया हमने, मोल्डिंग मटेरियल था उसके अंदर डिप किया, निकाल लिया, डिप किया, निकाल लिया, हानि भी नहीं हुई, खर्च छोड़ी ना एक्स्ट्रा मोल्डिंग मटेरियल। तो ये अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर क्या होता है, ये बात याद रखो। देखो इन्वेस्टमेंट में डाई को एज अ, मतलब कि वैक्स को एज अ डाई रीयूजेबल, मतलब पहली बार यूज में ले लिया, सेकंड टाइम यूज में ले लिया। लॉस्ट वैक्स पैटर्न भी बोलूंगा मैं इसको, मतलब कि टूट जाएगा ना, फिर नहीं होगा ना। तो इसके लिए जनरली कॉम्प्लेक्स जो भी मतलब कि स्ट्रक्चर्स होगी उसके लिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज में लूंगा। क्या होगी, कॉम्प्लेक्स, जैसे टरबाइन की ब्लेड्स हुई आपके पास में, और हाई मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर वाली जो भी चीजें है ना, वो इससे बनाऊंगा मैं। क्या बनाऊंगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाली कॉम्प्लेक्स शेप वाली, बिल्कुल 10 किलो तक की, बिल्कुल 10 किलोग्राम तक की अपने पास से जो भी साइजेस होगी वो मैं उससे बनाऊंगा। 5 से 10 किलोग्राम तक की, क्या होगी, 5 से 10 किलोग्राम तक की जो भी साइज होगी वो मैं इससे बना सकता हूँ। ठीक है। रफनेस की वैल्यू उसकी 1.8 to 3.6 माइक्रोमीटर होती है। स्लरी यूज में इथाइल सिलिकेट प्लस सिलिका फ्लोराइड। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास में कि फिनोल मैच द फॉलोइंग, शेल मोल्डिंग दे देगा, इन्वेस्टमेंट दे देगा। इधर शेल मोल्डिंग के अंदर आपको फिनोल फॉर्मल्डिहाइड दे दिया, इधर आपके पास में दे दिया स्लरी। तो स्लरी किसके अंदर यूज में आएगी, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। शेल आएगी अपने पास में, शेल के अंदर फिनोल रेजिन आएगी। फुल मोल्डिंग, फुल मोल्डिंग के अंदर क्या होता है आपके पास में,
डाई प्लास्टिक का फुल मोल्डिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग सेम अलग अलग है, बस यहाँ प्लास्टिक यूज में आता है और यहाँ पे वैक्स यूज में आता है, बस ये बात याद रखना। CO2 मोल्डिंग, अगर साइज कास्टिंग साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, इफ़ आई वांट द वेरी हार्ड स्ट्रक्चर देन आई विल यूज CO2 molding. In the CO2 molding, we are supplying CO2 gases from outside environment. We are supplying CO2 gas from outside environment to the outer surface of our desired object. So desired object किस किस टाइप के desired object यूज में आते हैं? रोलर आता है, रोड रोलर, गियर बॉक्स, हाउसिंग यूज में आती है। क्या होता है जनरली कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसमें आउटसाइड एनवायरनमेंट से मैं CO2 की सप्लाई करूंगा, तो CO2 से क्या होगा, हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी आउटसाइड सरफेस की उसकी। अब आता है अपने पास सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर बिल्कुल मैंने बोला था गेटिंग एलिमेंट, बिना गेटिंग एलिमेंट के क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट यूज में आता है अपने पास। बिना गेटिंग एलिमेंट के सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बनती है। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है अपने पास, बिना कोर के मैं होलो कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मैंने बताया था पहले आपको कि कोर क्या होती है, अगर मुझे होलो कास्टिंग प्रोवाइड करनी है, बनानी है, तो मेरे को कोर यूज में लेनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, सेंट्रीफ्यूगल के थ्रू क्या करता हूँ मैं, बिना कोर के होलो कास्टिंग बना सकता हूँ। और कास्टिंग यील्ड मैंने बता दिया, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट। यहाँ गेटिंग एलिमेंट यूज में ही नहीं आ रहा, तो गेटिंग एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी ना वॉल्यूम, तो यहाँ पे 100% कास्टिंग यील्ड होती है। ठीक है, हाई डेंस स्ट्रक्चर एट आउटसाइड सरफेस, बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल अगर मान लो सपोज करो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इसके अंदर, ये पाइप बनाते हैं जनरली इससे हम लोग, तो इसको मैंने ऐसे रोटेट करिए अबाउट ओरिजेंटल एक्सिस। बात याद रखना, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट नहीं करते हैं, ये बात याद रखना कि क्वेश्चन आ जाता है कि किसके अबाउट में इसको रोटेट करवाता हूँ, ओरिजेंटल एक्सिस के अबाउट करवाता हूँ, वर्टिकल एक्सिस नहीं, बिल्कुल ओरिजेंटल एक्सिस के अबाउट में इसको रोटेट करवाऊंगा। तो ये पाइप हुआ मेरे पास में, इस पाइप को मैंने क्या किया, ये किया, इसको मैं रोटेट कराऊंगा ना, पहले मैंने यहाँ पे बीच में कुछ मेटेरियल डाल दिया, लिक्विड मेटल, अब इसको रोटेट कराऊंगा तो आउटसाइड सर्फेस के ऊपर फैलता जाएगा, जैसे फैलता जाएगा तो आउटसाइड सर्फेस के ऊपर डेंसिटी हायर हो जाएगी और प्योर सब्सटेंस मेरे को आउटसाइड सर्फेस पे मिलेगा। जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, PVC के पाइप्स या फिर कास्ट आयरन के पाइप, वो इसी मेथड से बनाए जाते हैं। तो जनरली इससे क्या होता है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ही बनाए जाते हैं ट्रू सेंट्रीफ्यूगल से। तो लेकिन हाँ, अगर मुझे एसिमेट्रिक बनाता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से, मुझे अगर एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बनाना है तो भी मैं बना सकता हूँ, वो किसी सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग से मैं बना सकता हूँ। डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग जनरली 2 टाइप की होती है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग और प्रेशर डाई कास्टिंग। इन द ग्रेविटी डाई कास्टिंग वी आर यूजिंग ग्रेविटी फोर्स, और यहाँ पे क्या होती है, जो भी मटेरियल होगा उसकी फ्लूइडिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी फ्लूइडिटी होनी चाहिए, तो इससे मैं पिस्टन बनाता हूँ। देखो डाई कास्टिंग के अंदर जनरली क्या होता है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, एक डाई ऊपर से गिरी जाती है h हाइट से, और जैसे जिसके ऊपर गिरा जाएगी उसका शेप अपने आप ले लेगी ये। अब प्रेशर डाई कास्टिंग 2 टाइप की होती है, हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग, कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग। सबके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हमारी मेन क्लास होगी, तो उसके अंदर हम लोग डिटेल में बिल्कुल भैया पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा अच्छे से आपको। हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के अंदर क्या होती है आपके पास में, देखो जैसे नाम है ना उसका जस्ट अपोजिट है, अपोजिट टू द नेम। इन द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग द मटेरियल शुड बी यूज्ड विल बी low melting point material. Hot chamber die casting used for low melting point temperature like tin, zinc or lead. Cold chamber die casting used for non-ferrous material like aluminium, brass, and we are able to make them from carburetor, valve, crankcase, fuel injection pump, टॉयलेट फिक्सचर्स। ये सारी चीजें हम लोग किससे, कोल्ड, भैया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कार्बोरेटर किससे बनता है, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग से। पिस्टन किससे बनता है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग से। कॉम्प्लेक्स शेप बनाना मुझे कौन सी डाई कास्टिंग यूज में लूंगा, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के लिए कौन सी मैं डाई कास्टिंग यूज में लूंगा, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। ये याद रख लो, इन चीजों को बिल्कुल फिक्स माइंड में डाल लो, 101% है कि किसी ना किसी पेपर में तो ये क्वेश्चन आए। देखो स्लस कास्टिंग का मैंने आपको बता रही हूँ, स्लस कास्टिंग क्या होती है आपके पास, बहुत अच्छी होती है। इससे बिल्कुल थिन सरफेस अगर मेरे को बनानी, थिन फॉइल्स बनानी, तो मैं स्लस कास्टिंग ही यूज में लूंगा। कौन सी, स्लस कास्टिंग में यूज में लूंगा। स्लस कास्टिंग क्या होती है आपके पास में, थिन कास्टिंग। इसमें क्या होता है आपके पास में कि जैसे हॉलो स्ट्रेचू बनाना है, डेकोरेटिव आइटम्स बनाना है, लैंप शेप्स बनाना है, तो ये सारी इससे बनाते हैं, बिल्कुल थिन सरफेस में बना सकता हूँ। स्क्वीज कास्टिंग क्या होती है आपके पास, स्क्वीज कास्टिंग के थ्रू क्या करता हूँ मैं, ये एज ए एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है, स्क्वीज कर देता हूँ मैं। कोई भी सपोज करो मेरे पास में यहाँ मेरे को एक बुश बनाना है, बुश है ना, रेलवे का है, ब्रेक बुश मुझे बनाना है, तो यहाँ से मैं लिक्विड मेटल को स्क्वीज करूंगा, तो इस शेप की डाई के ऊपर मैं स्क्वीज करूंगा, तो वो क्या होगा अपने पास में, इस शेप को गेन करेगा और कुछ टाइम बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो मैं स्क्वीज कास्टिंग कहलाएगी। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, जब क्लासेस होगी तब डिटेल पढ़ेंगे। अब देखो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको मैं कंपेयर करूंगा किससे, डाई कास्टिंग से और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से, याद रखना है ना। तो प्रोडक्शन रेट याद रखना, प्रोडक्शन रेट
ये इधर तो डाई कास्टिंग की हो जाएगी आपके पास में, इधर इन्वेस्टमेंट। डाई कास्टिंग के लिए प्रोडक्शन रेट की वैल्यू ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट के लिए कम है। कॉम्प्लेक्स शेप, बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप को बना सकता हूँ, लेकिन डाई के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स बना सकते, लेकिन इतना एज कम्पेयर टू दिस नहीं कर सकते। फिर आता है अपने पास में मेल्टिंग पॉइंट। हायर मेल्टिंग पॉइंट के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। और अगर नॉर्मल सा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है तो मैं इसके लिए डाई कास्टिंग यूज में, शुरू से पढ़ लो। देखो प्रोडक्शन रेट किसकी ज़्यादा होती है, डाई कास्टिंग की। कॉम्प्लेक्स अगर ऑब्जेक्ट है तब मैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ज़्यादा प्रीफर करूंगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर काफ़ी हायर है तो मैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज में लूंगा। समझ में आ रही है ना बात। देखो क्या होता है कास्टिंग डिफेक्ट, क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग, सॉरी क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग। दो टाइप की क्लीनिंग होती है, एक फेटलिंग और एक शॉर्ट सैंड ब्लास्टिंग। बिकॉज शॉर्ट सैंड ब्लास्टिंग के अंदर क्या होता है आपके पास, कोई एक चेंबर होता है, एक चेंबर है मेरे पास, ठीक है। इस चेंबर के अंदर क्या होता है, रेलवे के अंदर ये यूज, सपोज मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। रेलवे के अंदर क्या होता है, एक चेंबर है, इस चेंबर में मैंने व्हील डाल दिया जिसके ऊपर कोरोसिव व्हील है ना, कोरोजन लगा हुआ है। कोरोजन लगा हुआ तो इसके व्हील्स को मुझे क्लीन करना है, तो क्या होगा, छोटी छोटी बिल्कुल 1 mm 2 mm की मैं बॉल्स आएगी मेरे पास में, स्टील की छोटी छोटी सी बॉल्स आएगी। उन बॉल्स को मैंने इस एनवायरनमेंट में रख दिया, पहले तो नीचे रखा हुआ है, फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड गैसेस पास की है, ठीक है। अगर गैसेस पास की है तो इससे क्या होगा, गैस पास ज़्यादा पास, मतलब इसके अंदर वाइब्रेशन फोर्स क्रिएट कर दिया। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, इसको 16 किलो हर्ट्ज तक का मैं वाइब्रेशन फोर्स क्रिएट कर दिया इसके अंदर। तो ये अगर सपोज ये वाइब्रेट होगी तो जितनी भी बॉल्स है ये वाइब्रेट होगी, क्या इसकी सरफेस के ऊपर जाके क्या इम्पैक्ट फोर्स डालेगी ना। एज लॉन्ग एज ये इसके ऊपर इम्पैक्ट फोर्स डालती रहेगी तो इसकी सरफेस का रिमूवल होगा ना। तो जैसे जैसे इसकी सरफेस रफ से स्मूथ होती जाएगी तब इनका जो इम्पैक्ट फोर्स का जो वैल्यू है, इम्पैक्ट फोर्स है, तो इम्पैक्ट फोर्स का इसके ऊपर इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी तो उसके लिए क्या होगा अपने पास में, बिल्कुल स्मूथ होने के बाद में फिर फर्दर इसके मेटल का रिमूव नहीं, क्योंकि फिसलने लग जाएगी ना बॉल्स। पहले तो क्या है यहाँ की रफ सरफेस है तो बॉल फिसलेगी नहीं, मेटल लेके चल जाएगी। वापस रफ सरफेस है, फिसलेगी नहीं, मेटल लेके चलेगी। जैसे यहाँ पर सरफेस बिल्कुल फिनिश हो गई, बिल्कुल इसकी रफ सरफेस खत्म हो गई, फिनिश सरफेस हो गई, तब जैसे यही फिसल गई और कुछ टाइम बाद बिल्कुल सरफेस फिनिश हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं शॉर्ट सैंड ब्लास्टिंग। और इससे एक बात याद रखो कि डक्टिलिटी विल फ्रॉम शॉर्ट सैंड ब्लास्टिंग, डक्टिलिटी विल बी इंक्रीजेस, डक्टिलिटी विल बी, बिल्कुल भैया मेरे पेशेंस रखो, हर एक चीज बताई जाएगी आपको। और ये एक एक जो वर्ड है ना, वर्ड उनके ऊपर ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल दिमाग कान खोल के सुनते रहो। डक्टिलिटी विल बी इंक्रीजेस फ्रॉम शॉर्ट सैंड ब्लास्टिंग। इसमें क्या हो गया, छोटी छोटी बॉल्स को इम्पैक्ट फोर्स पड़ता है अपने पास एक चैम्बर के अंदर डाल के। कास्टिंग डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट क्या होता है अपने पास, पहले देखो गैस डिफेक्ट आता है। ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्टकट अगर नहीं करोगे ना तो तुम लोग हिल जाओगे, लेकिन ये चीज तुम रट नहीं पाओगे लाइफ में। पहले आज रट लोगे, कल रट लोगे, परसों तो भूल ही जाओगे। ये हर एक स्टूडेंट की यही दिक्कत रहती है कि सर मैं कास्टिंग डिफेक्ट के अंदर मैं डिफेक्ट भूल जाता हूँ। ब्लिस्टर दे दिया एग्जाम में, हवा निकल तोते उड़ गए, तोते उड़ने के बाद में क्या हुआ पता ही नहीं चलेगा भैया कि गैस डिफेक्ट कहाँ आया, ब्लिस्टर का था भैया, ये तो आपने तो उसका पिन होल का डाला, कोल्ड सिटी में डाल दिया, ठीक है, ड्रॉप एंड डर्ट में डाल दिया। तो जनरली क्या होता है आपके पास में कि गैस डिफेक्ट को BSP याद रख लो, रट लो, BSP ब्लो होल, ब्लिस्टर्स, स्कार और पिन होल। BSP ब्लो होल, ब्लिस्टर, स्कार और पिन होल। BSP ब्लो होल, ब्लिस्टर, स्कार और पिन होल। बस बात खत्म। 10 बार रटोगे, 11वीं बार अपने आप आपको ये अपने आप माइंड में आ जाएगा, BSP आ जाएगा। एक वर्ड आ गया ना तो BSP पूरा वर्ड माइंड में आएगा। तो ब्लो होल, ओपन होल, स्कार, ब्लिस्टर और पिन होल। देखो क्या होता है कि आपके पास में जैसे ही आपके पास कोई कास्टिंग है, इसकी अगर परमिटिविटी कम है तो इसके अंदर जो गैसेज होगी वो इंट्रैप्ट आ जाएगी। देखो कोई भी आप लिक्विड मेटल डालोगे तो उसकी गैसेस तो जनरेट होगी ना, गैसेस आएगी तो अगर ये गैस को यहाँ से पास करने की एबिलिटी सी कम है तो गैसेस अंदर ही यहाँ पे फैल जाएगी। अगर अंदर रह जाएगी, इस मेटल के अंदर ही रह गई, तो जैसे ही आपने इसको ठंडा किया तो ये एक होल तो क्रिएट हो गया ना, ये भी एक होल क्रिएट हो गया। तो ये क्या होता है, गैस डिफेक्ट्स होते हैं सारे के सारे। तो इनकी रेमेडीज के लिए क्या करते हैं, हीट द लिक्विड मेटल इन pouring messing up to boiling temperature, convert green sand mold to the grind sand molder, produce and hose। बिल्कुल हॉल निकालोगे तो अल्टीमेटली अपना मोटो क्या इन चीजों को करने का, गैस को निकालना है। बस बात ये है, जो अंदर वाली जो गैस फंसी हुई इसको बाहर निकाल दो बस। टू रिमूव द गैसेज, मोल्डिंग मटेरियल मेथड, इस CDS आता है आपके पास। कट एंड वॉशेज, कट एंड वॉशेज, ड्रॉप एंड डर्ट एंड स्कैप। कट एंड वॉशेज, ड्रॉप एंड डर्ट, स्कैप ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग। इम्प्रॉपर गेटिंग से श्रिंकेज कैविटी बनती है। प्रॉपर मेल्टिंग, मेटल डिफेक्ट्स। देखो
पोरिंग मेटल डिफेक्ट होता है, ये बात याद रखो। देखो इसके अंदर भी आता है कि कोल्ड शट क्या होता है, ऑप्शन दे देगा आपके पास में कि बिफोर स्ट्रीमिंग टू लिक्विड्स, बिफोर फिलिंग फुल, जो भी दे देगा आपको। तो इसके अंदर बिफोर तो क्या होता है वैसे कोल्ड शट, ये याद रखो कि जैसे कि सपोज करो इधर से मैंने मटेरियल डाला, इधर से लिक्विड मटेरियल डाला, तो ये इसकी लेयर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आते पहले सपोज करो सॉलिडिफाई होगा, और ये भी यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पे आने से पहले अगर सॉलिडिफाई हो गया तो ये वाली तो यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो गई ना, ये कैविटी क्रिएट हुई या नहीं हुई, तो ये वाली कैविटी क्या होगी आपके पास कोल्ड शट। मतलब अगर दो स्ट्रीम आ जाती है ना, जहाँ पे दो स्ट्रीम नाम आ जाएगा तो कोल्ड शट में आ जाएगा। और एक अगर सिंगल स्ट्रिंग ही है, सिंगल स्ट्रीम ही है, उसको मैंने यहाँ से डाला और यहाँ ये मेरा यहाँ से पेटी पैक है, ठीक है, यहाँ से मैंने डाला, तो ये क्या होगा मेरे पास, ये पूरा फिलअप होने से पहले अगर सपोज यहाँ पे सॉलिडिफाई होगा, अकेली स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये पूरा होने से पहले ये कैविटी क्रिएट हो गई ना, तो यहाँ से यहाँ तक आया, यहीं पे अगर सॉलिडिफाई हो गया तो ये क्या होगा आपके पास में मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। अब मेटलर्जिकल डिफेक्ट, मेटलर्जिकल के अंदर हॉट टियर क्रैक, मोल्ड शिफ्ट और कोर शिफ्ट, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ कप एंड ड्रैग। देखो गेट में टाइप ऑफ फर्नेस की वैल्यू, टाइप ऑफ फर्नेस इतना नहीं पूछेगा क्योंकि टाइप ऑफ फर्नेस काफी मतलब अलग चीज आ जाती है। हाँ ये स्टेट एग्जाम्स के अंदर जनरली पूछ लेता है, और जो स्टेट एग्जाम से क्वेश्चन पूछ से जा सकते हैं वो चीज मैं यहाँ बता देता हूँ। उसके अलावा किसी भी स्टेट एग्जाम पे भी नहीं पूछेगा आपके पास, यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्या होता है आपके पास क्रूसिबल, क्रूसिबल टू मेल्ट नॉन फेरस मटेरियल इन स्मॉल क्वांटिटीज जनरली प्रीफर्ड दिस। क्रूसिबल का तो क्ले प्लस ग्रेफाइट को मैं क्रूसिबल डिफाइन करता हूँ, क्ले और ग्रेफाइट को अगर मैं मिक्स करूंगा तो क्रूसिबल मिलेगा मुझे। कपोला फर्नेस यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ कास्ट आयरन, यूज फॉर मेल्टिंग ऑफ कास्ट आयरन, लो कॉस्ट प्रोसेस होता है। बिल्कुल कपोला का आपने नाम सुना होगा, पिग आयरन के लिए कपोला यूज में आता है। इसके लिए मेटल फ्यूल रेशियो 10:1, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 1650, क्वालिटी। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस सुटेबल फॉर फेरस मेटल, हैवी स्टील कास्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूज में आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इसे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा यही आएगा। इंडक्शन फर्नेसेस यूज्ड फॉर ऑयल टाइप ऑफ मटेरियल, हीट सोर्स इज आइसोलेटेड फ्रॉम चार्ज एंड स्लैग, कास्टिंग ईल्ड, हायर ईल्ड होती है इसकी पास, ईल्डिंग क्या होती है इसकी काफी ज्यादा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है इसका 1700 डिग्री से, ऑपरेटिंग टेम्परेचर देखो इंडक्शन का कितना होता है 1700 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना मिला था मैंने बोला था 1650 डिग्री सेल्सियस, बात खत्म। रिवर्स ब्रेटरी सिस्टम, हीट द मेटल विद डायरेक्ट फायर्ड वॉल माउंटेड बर्नर्स, हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशंस, हायर मेटल ऑक्सीडेशन रेट, ये क्या उसकी ऑक्सीडेशन रेट की वैल्यू क्या होती है काफी ज्यादा, और लार्जर फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड। ये इनकी थोड़ी बहुत छोटी छोटी 4-5 करेक्टरिस्टिक्स है। इंडक्शन की बता दी मैंने, रिवर्स ब्रेटरी की बता दी, इलेक्ट्रिक फर्नेस की बता दी, और कपोला की। जनरली 3-4 फर्नेस ही यूज में आते हैं, मेनली हमारी जो भी इंडस्ट्रीज होती है इंडस्ट्री लेवल पे ज़्यादा, तो ज़्यादा ये 4-5 चीज़ें ही यूज में आती है। It is just a quick session. In details we will discuss later. Today's session ended here. Thank you.